गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम पशुओं की प्रमुख बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पशुओं की प्रमुख बीमारियां, एक तरफ दिया सीरियल नंबर, दूसरी तरफ उसका बीमारी दिया है, तीसरे तरफ उसका कारक दिया है, चौथे तरफ उसका प्रभावित पशु दिया है, नेक्स्ट है लक्षण, उसके बाद वैक्सीन दिया है, रोकथाम दिया है, फिर उसके बाद समय दिया है, टीकाकरण दिया है। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पे दिया खुरपका मुहपका, जिसे हम FMD के नाम से जानते हैं। यह किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। कौन कौन से वायरस के कारण होता है? तो फूट एंड माउथ डिजीज जो होता है वो वायरस ओ, वायरस ए एंड वायरस सी के कारण होता है। प्रायः जुगाली करने वाले सभी पशु एवं सुअर में देखने को मिलता है, यानी कि सभी प्रकार के जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उसमें फूट एंड माउथ डिजीज देखने को मिलता है। फूट एंड माउथ डिजीज को इसे एप्थस ज्वर या फिर इपिजोटिक एप्था रोग भी कहते हैं। फिर से, फूट एंड माउथ डिजीज को एप्थस ज्वर या फिर इपिजोटिक एप्था डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह किस वायरस के कारण होता है? तो विषाणु वायरस ओ, वायरस ए एंड वायरस सी के कारण होता है। प्रायः जुगाली करने वाले सभी पशु एवं सुअर में यह देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसका जो सिम्टम्स होता है, यह एक शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। मुंह में लार बहना, जीभ, होठ, तलवे, नथुने में एवं खुर के भीतर छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु लंगड़ाता है तथा जमीन पर पैर पटकता है। वैक्सीन या रोकथाम, यानी इसके रोकथाम के लिए कौन कौन से वैक्सीन का प्रयोग करेंगे? तो स्वस्थ पशु के पॉलीवैलेंट वैक्सीन का प्रतिवर्ष टीका लगवाएं। मुंह धोने के लिए 2% फिटकरी का घोल उपयुक्त है। पशु के खुरों को कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा या लाल दवा से धोएं। टीकाकरण का समय क्या है? तो इसके टीकाकरण का समय क्या है? तो इसके टीकाकरण का समय अप्रैल मई के प्रथम टीका, यानी कि अप्रैल मई प्रथम टीका 2 माह की उम्र में लगवाया जाए, फिर दूसरा 6 माह की उम्र में तथा उसके बाद प्रतिवर्ष लगवाएं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का डिजीज पशु प्लेग, जिसे हम रिंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं। रिंडर पेस्ट को ही पोका, पोकनी, महामारी, माता एवं शीतला रोग भी कहते हैं। किस वायरस के कारण होता है? तो यह छानने योग्य विषाणु द्वारा होता है। जुगाली वाले पशु जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया इत्यादि एवं सुअर में भी यह बीमारी देखने को मिलता है। किस कारण होता है? तो तेज बुखार के कारण होता है। टेम्परेचर कितना चला जाता है? तो 104 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें टेम्परेचर चला जाता है। आँखें इसमें लाल हो जाती हैं। आँखों का लाल होना, नाक, आँख व मुँह से पानी बहना, पतला एवं बदबूदार दस्त होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। 100 से 200 सीसी एंटी, यानी कि कंट्रोल के लिए क्या करेंगे इसके? तो वैक्सीन या रोकथाम, यानी कि इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? तो इसके कंट्रोल के लिए 100 से 200 सीसी एंटी रिंडर पेस्ट सीरम का टीका एवं GTV गोट, जिसे हम गोट टिश्यू वैक्सीन के नाम से जानते हैं, का प्रयोग किया जाता है। जनवरी फरवरी माह में
जनवरी फरवरी माह में लगाएं। 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा, यानी कि इसमें 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है गला घोटू, जिसे हम हेमोरैगिक सेप्टिसिमिया के नाम से जानते हैं। इसे खुरखा खुड़का नाम से भी जाना जाता है। भैंस में पास्चुरेला बुबेली सेप्टी का एवं गाय में पास्चुरेला बोवी सेप्टी का नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक, मुख्यतः भैंस में फैलता है। यह कौन सा? तो गला घोटू जो होता है वो मुख्यतः किस में फैलता है? तो गला घोटू जो होता है मुख्यतः भैंस में फैलता है। गोवंश पशुओं का भयंकर रोग माना जाता है। इसमें तेज बुखार 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, पशु की झालर कंठ एवं निचले जबड़े के बीच कष्टदायक सख्त सूजन आ जाता है। मई, यानी कि कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो इसके लिए HS वैक्सीन लगवाया जाता है। मई जून में 1 वर्ष तक प्रतिरक्षा, यानी मई जून में 1 वर्ष तक प्रतिरक्षा करनी चाहिए इससे। नेक्स्ट है यह बैक्टीरिया से होने वाला एक प्रकार का बीमारी है। फिर इसके बाद क्या करते हैं? तो मुंह एवं नाक से लार टपकना, पशु घुर्र की आवाज़ करता है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। पशु जमीन पर गिर जाता है एवं 24 घंटे में मर जाता है हेमोरैगिक सेप्टिसिमिया में। नेक्स्ट डिजीज कौन सा है? तो अगला डिजीज है एंथ्रेक्स। इसे गिल्टी रोग, जहरी बुखार, यानी एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग, जहरी बुखार, बाबला, प्लीहा ज्वर एवं फेफड़ी रोग भी कहते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु बैक्टीरिया से यह होता है। हमारे देश में मुख्यतः भेड़ों में सर्वाधिक यह देखने को मिलता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज होता है। एंथ्रेक्स जो होता है वो एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पशु बुखार में कांपता है, यानी जो पशु होता है बुखार में कांपता है, पेट में जोरदार दर्द होता है, गिल्टियाँ सूज जाती हैं, खूनी दस्त या पेचिश होने लगते हैं। यह रोग मुख्यतः मुर्गियों में होता है। यह रोग फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को हो जाता है, इसलिए इसे पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रामक या फिर कंटाजियस रोग कहते हैं। रोकथाम या फिर कौन सा वैक्सीन लगाया जाएगा? तो एंटी एंथ्रेक्स सीरम का इंजेक्शन लगवाया जाता है इसमें, तथा रोग आशंकित क्षेत्रों में लाइव स्प्रो एंथ्रेक्स वैक्सीन का टीका प्रतिवर्ष देवें। अन्य पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए। लास्ट में कौन सा हेडिंग है? तो लास्ट में हेडिंग है समय टीकाकरण, यानी टीकाकरण का समय। तो इसके टीका का समयकरण क्या होता है? तो इसके टीकाकरण का जो समय होता है, प्रथम टीका गाय में 6 से 8 महीने की उम्र में लगाते हैं। यह टीका मुख्यतः जुलाई अगस्त में लगाते हैं। नेक्स्ट डिजीज है जहरबाद, जिसे हम ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। इसे ब्लैक क्वार्टर को लंगड़ी बुखार, चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। यह क्लस्ट्रीडियम सोबियाई जीवाणु के द्वारा फैलता है। प्रभावित पशु कौन कौन से हैं? तो गाय, भैंस, भेड़ व बकरी। मुख्यतः वर्षा ऋतु में रोगी पशु के पिछले टांगों पर सूजन,
आ जाती है जिसे दबाने पर चुरचुराहट की आवाज़ आती है। इसमें चीरा लगाने पर काला रंग झागदार खून निकलता है। पशु लंगड़ा कर चलता है तथा 20 से 28 घंटे में पशु मर भी जाता है। नेक्स्ट, सूजन को लाल दवा या टिक्चर आयोडीन एक संबंधी 1000 के घोल से धोवें। ब्लैक क्वार्टर पोलियोवायलेंट वैक्सीन को लगवाएं। टीकाकरण का समय कब होता है? तो ब्लैक क्वार्टर के टीकाकरण का समय मई जून में किया जाता है। अगला डिजीज है थैलेला, जिसे हम मेस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। इसे गारगेट या फिर आयन का शीत, थन की सूजन, स्तन शोथ रोग भी कहते हैं। क्लस्ट्री यानी कि स्ट्रेप्टोकोक्सी एगेलेक्टी नामक जीवाणु द्वारा होता है। यानी कि इसके द्वारा होता है तो स्ट्रेप्टोकोक्सी एगेलेक्टी नामक जीवाणु द्वारा होता है। अधिक दूध देने वाली गाय व भैंस में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। पशु का आयन सूखकर सदा के लिए बेकार हो जाता है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक रोग होता है। यह रोग ग्वाले के गधे यानी कि यह रोग ग्वाले के गधे हाथों से दूध निकालने एवं पशुशाला व ऐनों की स्वच्छता नहीं रखने से ज़्यादा होता है। इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो वैक्सीन का समय यानी कि टीकाकरण का समय मस्टिवैक का टीका लगाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए मस्टिवैक का टीका लगाते हैं। 7वें नंबर का कौन सा है? तो 7वें नंबर पे दिया है दुग्ध ज्वर, जिसे मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। इसे प्रसवकालीन ज्वर भी कहते हैं, यानी मिल्क फीवर को प्रसवकालीन ज्वर रोग भी कहते हैं। यह गाय एवं भैंस की एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो ब्याने के बाद कैल्शियम की कमी से होती है। गाय एवं भैंस इससे प्रभावित पशु हैं। और इसके रोकथाम कैसे करते हैं? तो प्रभावित पशु यानी कि सिम्टम्स क्या होता है? प्रभावित पशु गर्दन को पीछे मोड़ कर रखते हैं, जो प्रधान लक्षण है। दुग्ध ज्वर में पशु को तेज बुखार न होकर शारीरिक तापमान सामान्य से भी कम हो जाता है। 25% कैल्शियम यानी कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? तो 25% कैल्शियम ग्लूकोनेट का घोल 200 से 300 सीसी का अंतशिरा इंजेक्शन लगाते हैं। 8वें नंबर का डिजीज है चिचड़ी ज्वर, जिसे हम टिक फीवर के नाम से जानते हैं। यह प्रोटोजोआ द्वारा बेबिसिया बाइजेमिना नामक परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो यह बाबिसिया बाइजेमिना नामक परजीवी वाहक द्वारा गलत हो रहा है यार। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला यानी प्रोटोजोआ द्वारा बेबिसिया बाइजेमिना नामक परजीवी के द्वारा होता है। इससे प्रभावित पशु कौन सा है? तो गाय भैंस। यानी कि जो टिक फीवर होता है, इससे प्रभावित पशु कौन सा होता है? तो गाय और भैंस होता है। रोग में प्रोटोजोआ लार रक्त कणों को तोड़कर खून को पतला कर देते हैं, जिससे रोगी पशु के मूत्र में खून आने लगता है। इसी कारण इसे रक्त मूत्र रोग भी कहते हैं। इसमें 106 से 107 फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है। नेक्स्ट है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का मतलब क्या होता है? सूत्रकृमि, जिसे
फेसियोलोसिस द्वारा होता है। यानी कि लीवर फ्लूक किसके कारण होता है, तो लीवर फ्लूक जो होता है वो सूत्रकृमि फेसियोलोसिस द्वारा होता है। गाय, भेड़, बकरी में लीवर को प्रभावित करता है। यानी गाय हो चाहे भेड़ चाहे बकरी हो, उन सभी में लीवर को प्रभावित करता है। इसमें TND नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी कहते हैं। इसे किसको, लीवर फ्लूक को TND मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी कहते हैं। डेयरी व मांस में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। डेयरी व मांस में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। 10वें नंबर का डिजीज कौन सा है, तो 10वें नंबर का डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस। यह कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होने वाला डिसऑर्डर है। छोटी उम्र के पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसे हम हीफर के नाम से जानते हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं इसके कारण। 11वें नंबर का डिजीज है फड़किया रोग। फड़किया रोग को हम इंट्रोटॉक्सीमिया के नाम से भी जानते हैं। यानी फड़किया रोग को इंट्रोटॉक्सीमिया के नाम से भी जानते हैं। और काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम बेलासियाई टाइप डी नामक जीवाणु द्वारा होता है। भेड़ एवं बकरियों में मुख्यतः अधिक खाने से अपच से जीवाणुओं की वृद्धि होने से होती है। भेड़ एवं बकरियों का बिना किसी लक्षण को प्रदर्शित किए अचानक मरना इसी के कारण होता है। और इसमें कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो ET वैक्सीन इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट है आफरा, जिसे हम ब्लोट के नाम से जानते हैं। जुगाली वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट इत्यादि में अधिक गीला एवं अत्यधिक मात्रा में हरा चारा खाने से दूषित गैसों का पेट में एकत्रीकरण मुख्य कारक है। सिम्टम्स क्या होता है, तो रुमेन में गैस एकत्रित होने से पेट फूल जाता है, गोबर एवं पेशाब बंद हो जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, तो तारपीन एवं अलसी का तेल प्रयोग किया जाता है। ट्रोकार कैनुला से पशु के पेट से गैस बाहर निकाला जाता है। 13वें नंबर का डिजीज है खूनी पेचिश। खूनी पेचिश किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। गाय, भैंस, बकरी व सुअर में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। रक्त मिश्रित बदबूदार दस्त होना, अधिक प्यास लगना, आंतों का लकवा तथा चारे के प्रति अरुचि, ये सभी खूनी पेचिश में सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसके कंट्रोल के लिए सल्फा नाइट्रोफ्यूराजान नामक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। 14वें नंबर का डिजीज है चेचक, जिसे हम पॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके कौन सा कारक इसका क्या होता है, तो पैरा वायरस विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो पैरा वायरस विषाणु के द्वारा होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी व घोड़ा में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी व घोड़ा में ज़्यादातर होता है। हल्का बुखार आता है, पशु की त्वचा पर लाल रंग के दाने फफोले हो जाते हैं। 15वें नंबर का क्या है, तो 15वें नंबर पे दिया है संक्रामक गर्भपात, जिसे हम ब्रुसेलोसिस के नाम से जानते हैं। यह किसके कारण होता है, तो ब्रुसेल्ला एविटिन नामक जीवाणु द्वारा होता है। गाय, भैंस में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। गर्भ इसके कारण गिर जाता है। गर्भ का गिर जाना 5 से 8 माह का, यानी गर्भ गिर जाना 5 से 8 माह का, जिससे गर्भनाल पशु के शरीर में रह जाती है और यह जहर का काम करती है। बेटोस्टिरोल या मस्टालोन यू का टीका लगाते हैं इसके कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट डिजीज है ब्रुसेलोसिस, जिसे हम गर्भपात के नाम से जानते हैं। पशुओं में जन्मजात रोग का उदाहरण है। रिंडरपेस्ट एवं एंथ्रेक्स कंटेजियस रोग कहलाते हैं। रिंग वर्म या फिर दांत फफूंद के संक्रमण द्वारा होता है। हीमोफीलिया रोग आनुवंशिकी रोग का उदाहरण है। मांसपेशियों का संकुचन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है।
नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है, तो अगला हेडिंग दिया है पशु धन की सामान्य औषधियों का वर्गीकरण। औषधि का प्रकार उपयोग उदाहरण। पहले नंबर पे दिया है एंटीबायोटिक्स, जिसे हम प्रतिजैविक औषधियाँ के नाम से जानते हैं। ये औषधियाँ फफूंदी या फिर जीवाणुओं से प्राप्त करते हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं एवं उन्हें नष्ट करती हैं। उदाहरण के तौर पे पेनिसिलिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, क्लोरोमाइसिटिन आता है, एट्सेट्रा। किसके अंतर्गत? एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत। दूसरे नंबर पे आता है एंटीसेप्टिक, जिसे हम जीवाणुरोधी रोगाणुनाशक के नाम से जानते हैं। ये औषधियाँ केवल जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं परंतु उन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं करती हैं। लाल दवा, जिसे हम केमेनोफोर के नाम से जानते हैं, डिटोल, टिक्चर, आयोडीन, नीम की पत्तियां, बोरिक एसिड इत्यादि इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तीसरे नंबर पर दिया है जीवाणुनाशक, जिसे हम डिसइंफेक्टेंट के नाम से जानते हैं। ऐसी औषधियां जीवाणुओं को उनके बीजाणु स्पोर्स सहित पूर्णतः नष्ट कर देती है। फिनाइल, कास्टिक सोडा, कोलथार, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन ब्लीच 5%, फिनॉल, चूना का घोल इत्यादि इसके कंट्रोल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है निरेचक या विरेचक, जिसे हम परजीवी के नाम से जानते हैं। ये औषधियाँ दस्त लगाने में सहायक है। इसके अंतर्गत मैक्सल्व आता है, जमालगोटा आता है, बेरिलियम आता है, बेरिलियम क्लोराइड आता है, जो कि इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे क्या दिया है, तो 5वें नंबर पे दिया है लैक्जेटिव, जिसे हम रेचक के नाम से जानते हैं। ये हल्के दस्तावर औषधियाँ हैं। अरंडी का तेल, इसबगोल की भूसी, हरा चारा इसके प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है उत्तेजक, जिसे हम स्टिमुलेंट के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग होता है, ये शरीर को उत्तेजना प्रदान करती है और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो स्टिमुलेंट के एग्जाम्पल में आपका एल्कोहल आता है, कपूर आता है, कैफीन आता है, एट्सेट्रा आता है। 7वें नंबर पे दिया है एस्ट्रिंजेंट, जिसे हम स्तंभक के नाम से जानते हैं। ये चोट लगने से प्रवाहित रक्तस्राव को बंद करती है, यानी ये चोट लगने से प्रवाहित रक्तस्राव को बंद करती है। फिटकरी आता है इसके अंतर्गत, टिक्चर, आयोडीन आता है, खलियाँ आती हैं, अफीम आता है, कत्था आता है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है अनस्थेटिक, जिसे हम निश्चेतक के नाम से जानते हैं। ये शल्य चिकित्सा हेतु शरीर या उसके किसी भाग को बेहोश करने के काम आते हैं, यानी कि निश्चेतक जिसे हम अनस्थेटिक के नाम से जानते हैं। यह शल्य चिकित्सा हेतु शरीर या उसके किसी भाग को बेहोश करने के काम आती है। इसके उदाहरण में क्लोरोफार्म आता है, ईथर आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, कोकीन आदि आता है। 9वें नंबर पर दिया है वर्मीसाइड, पशु के पेट में उपस्थित कीड़े एवं अंतर परजीवियों को नष्ट करती है। इसमें क्या करते हैं, तो इनवर्मेक्टिन्स का प्रयोग करते हैं। इनवर्मेक्टिन्स इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, निकोटीन सल्फेट का प्रयोग करते हैं, तारपीन का तेल प्रयोग में लाते हैं, फिनोविस का प्रयोग करते हैं, तंबाकू का प्रयोग करते हैं और नीला थोथा का भी प्रयोग इसी के अंतर्गत किया जाता है। 10वें नंबर पर दिया है मर्दन या फिर मालिश तेल। इसका उपयोग क्या होता है, तो पशुओं की मालिश हेतु प्रयुक्त तेल, और उदाहरण क्या है, थारपीन का तेल यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं। 11वें नंबर पे दिया है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या होता है, ज्वररोधी। इसका उपयोग होता है, बुखार को कम करती है। कुनैन, एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड इसके उदाहरण हैं। 12वें नंबर पे दिया है एंटीडॉट्स, जिसे हम प्रतिविषकारी के नाम से जानते हैं। ये औषधियाँ पॉइजन के प्रभाव को कम करती हैं। इसके उदाहरण के तौर पे एट्रोपिन आता है, विटामिन ए आता है, सोडा बाइकार्ब आता है, लवण आता है। नेक्स्ट है कफ नाशक, जिसे हम एंटी एक्सप्लोटोरेंट के नाम से जानते हैं। 13वें नंबर पे आपका एंटी एक्सप्लोटोरेंट आता है, जिसे हम कफ नाशक के नाम से जानते हैं। ये औषधियाँ श्वास नली फेफड़ों से कफ को निकालती हैं। एमोनियम क्लोराइड इसके अंतर्गत आता है, तारपीन का तेल आता है, बेलाडोना आता है, अफीम आता है, एट्सेट्रा। 14वें नंबर पे गैस हार, जिसे हम वातसरी के नाम से जानते हैं या फिर इसी को हम कार्मिनेटिव के नाम से जानते हैं। ये पेट में गैस बनने को कम करके उसे बाहर निकालने का काम करती है। हींग आता है इसके अंतर्गत, सौंफ आता है, मेथी आता है, अजवाइन आता है, सोडियम आता है, सोडियम कार्बोनेट एट्सेट्रा आता है। नेक्स्ट है
सेडेटिव का मतलब होता है शामक। ये शरीर में शिथिलता लाकर दर्द कम करती है तथा तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना शांत करती है। कपूर इसके अंतर्गत आता है। मॉर्फिन आता है, पोटेशियम ब्रोमाइड आता है, एक्सेट्रा। 16वें नंबर पे आता है डायूरेटिक, जिसे हम मूत्रवर्धक के नाम से जानते हैं। पेशाब की मात्रा बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया एक्सेट्रा। 17वें नंबर पे दिया है डेसिकेंट। 17वें नंबर पे क्या है? तो 17वें नंबर पे डेसिकेंट दिया है। क्या दिया है 17वें नंबर पे? तो 17वें नंबर पे डेसिकेंट दिया है। ये औषधियाँ घाव एवं सूजन से पहले बहते स्राव को सुखाने में सहायक है। बोरिक पाउडर, जिंक ऑक्साइड इसके अंतर्गत आता है। 18वें नंबर पे नारकोटिक्स आता है। रक्त परिसंचरण कम करके गहरी नींद लाने में सहायक है। क्लोरोफार्म, ईथर, भांग आदि एक्सेट्रा इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। 19वें नंबर पे है इमेटिक्स, जिसे हम बोमनकारी के नाम से जानते हैं। उल्टियाँ लाने में सहायक है। इसके अंतर्गत नमक आता है, नीलाथोथा आता है, फिटकरी आता है, जिंक सल्फेट आता है एक्सेट्रा। 20वें नंबर पे कास्टिक्स आता है, जिसे हम दाहक के नाम से जानते हैं। यह सड़े गले ऊतकों को जलाकर नष्ट करती है। कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, जिंक, लाल दवा इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रमुख औषधियाँ एवं उनके उपयोग। प्रमुख औषधियाँ एवं उसके उपयोग। औषधियों का नाम दिया है, प्रभाव या गुण दिया है, उपयोग दिया है। फिनाइल जीवाणुनाशक होता है और इसका उपयोग होता है पशुशाला की धुलाई हेतु 1% घोल के रूप में प्रयोग करते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में खुर धोने के लिए 1% घोल का काम में लिया जाता है इसका। नेक्स्ट है कार्बोलिक एसिड, जिसे हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। यह भी जीवाणुनाशक होती है। उपयोग कैसे करते हैं? तो पशुशाला की सफाई हेतु 5% का घोल काम में लेते हैं। घावों को धोने के लिए 1% का घोल काम में लेते हैं। कुत्ते व सांप काटने पर कटे भाग पर लगाते हैं। बाह्य परजीवी जैसे चिचड़ी हो गया, चिचड़ी नष्ट करने के लिए 2% का घोल छिड़काव करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है लाइसोल। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है लाइसोल। जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। घाव धोने के लिए 1% घोल, पशुशाला सफाई हेतु 2% घोल का प्रयोग, बच्चेदानी धोने हेतु 2% घोल का प्रयोग एंड पशु शल्य चिकित्सा में घाव एवं उपकरण धोने हेतु 2% घोल का प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर पे दिया है लाल दवा। लाल दवा को हम केमेनोफोर के नाम से जानते हैं और यह एक प्रकार का इथाइलिन एब्जॉर्बेंट होता है। यह भी जीवाणुरोधी होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट भी इसे कहते हैं। बर्तनों, हाथ एवं घावों को धोने के लिए ड्रेसिंग 1% यानी कि ड्रेसिंग के रूप में 1% घोल काम में लेते हैं। सांप के काटे गए स्थान पर 2% चूर्ण रखते हैं। पशुशाला को साफ करने के लिए 1.5% काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है मैग सल्फेट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं और यह विरेचक का काम करता है। दस्तावर हेतु कब्ज दूर करने के लिए बड़े पशुओं को 250 से 400 ग्राम पेट की सफाई हेतु प्रयोग में लाई जाती है तथा छोटे पशुओं को 50 से 100 ग्राम मात्रा दिया जाता है। 6वें नंबर पे आता है अरंडी का तेल, जो कि मृदुरेचक का काम करता है। हल्के दस्तावर के रूप में बड़े पशुओं को 600 से 1200 मिली व छोटे पशुओं को 60 मिली मात्रा दिया जाता है। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल उत्तेजक एवं शक्तिवर्धक होते हैं, यानी कि एल्कोहल जो होते हैं कैसे होते हैं? तो एल्कोहल आपका उत्तेजक व शक्तिवर्धक होता है। क्लोरोफार्म व टेक्सचर स्पिरिट बनाने हेतु 95% एल्कोहल काम में लेते हैं, यानी कि क्लोरोफार्म व टीचर स्पिरिट बनाने हेतु 95% एल्कोहल काम में लेते हैं। पशुओं की थकान व सर्दी दूर करने हेतु 5% एल्कोहल काम में लिया जाता है। 8वें नंबर पे क्या है? तो 8वें नंबर पे है फिनोबिस। फिनोबिस एक प्रकार का कृमिनाशक होता है। यानी फिनोबिस क्या होता है? तो फिनोबिस एक प्रकार का कृमिनाशक होता है। वर्म नष्ट करने हेतु गाय एवं भैंसों को 30 से 45 ग्राम व भेड़ बकरी को 15 से 30 ग्राम दिया जाता है। 9वें नंबर पे आता है कपूर। कपूर एक प्रकार का उत्तेजक या फिर शामक होता है और उत्तेजन के रूप में गाय को इंजेक्शन द्वारा यानी कि उत्तेजक के रूप में गाय को इंजेक्शन द्वारा इसको दिया जाता है। चोट, मोच व दर्द में प्रयोग हेतु लीनीमेंट बनाने हेतु यानी कि लीनीमेंट बनाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नीलाथोथा। 10वें नंबर पे दिया है नीलाथोथा। यह कृमि या इसका उपयोग जो होता है वो कृमिनाशी या फिर वमनकारी में किया जाता है। नीले रंग का ठोस पदार्थ है जो
कॉपर सल्फेट भी कहलाता है। पेट के कीड़े मारने हेतु 0.25% घोल 50 से 70 मिली भेड़ बकरियों को तथा 250 से 300 मिली गाय व भैंस को दिया जाता है। एफएमडी में खुरों के घावों को धोने के लिए 1% घोल प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है फिटकरी। स्तंभक व जीवाणुरोधी, यानी कि फिटकरी का प्रयोग जो होता है वो स्तंभक व जीवाणुरोधी के रूप में किया जाता है। घावों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एफएमडी में घाव धोने के लिए 2 से 4% मात्रा घोल का छिड़काव किया जाता है इसका। अब 12वें नंबर पे आता है तारपीन का तेल। मर्दन व कृमिनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सूजन व दर्द में मालिश तथा निमोनिया में छाती पर मालिश आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेलाथियन। कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। चिचड़ी को मारने के लिए कान में लेते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। खुरपका मुंहपका रोग किससे होता है? तो वायरस से होता है। रानीखेत बीमारी किससे होती है? किसमें होती है? तो मुर्गियों का होता है। गाय में दुग्ध बीमारी किससे होती है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। कौन सी मृदुरेचक औषधि है? तो अरंडी का तेल है। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मुर्गी के शरीर का तापमान 105 से 107 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है दुग्ध विज्ञान। भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का कुल दुग्ध उत्पादन 2018-19 में ये गलत है, ठीक, गलत हो गया। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है, ठीक है ये। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, सही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, के अनुसार प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 300 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे हम NDDB के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी को हुआ था, जबकि NDRI का इस्टेब्लिशमेंट 1923 ईस्वी को हुआ था और 1955 ईस्वी में इसको करनाल हरियाणा में शिफ्ट कर दिया गया था। तो 1955 भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो 1955 लगाया जाएगा, नहीं रहेगा तो 1923 लगाया जाएगा इसका। फिर उसके बाद NDC, जिसे नेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट 1970 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, भारत में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन का विचार डॉक्टर वर्गीस कुरियन का था, जिन्होंने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सहकारी डेयरी की स्थापना करवाई, इसलिए इन्हें श्वेत क्रांति के पितामह के रूप में जाना जाता है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर भारत में मिल्क दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जून को मनाया जाता है। NDRI करनाल हरियाणा 1955 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 ईस्वी को हुई थी। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कितना हुआ था? तो 1977 से 78 में जयपुर में हुई थी। यानी राजस्थान का कोऑपरेटिव डेयरी, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977-78 में जयपुर में हुई थी। राजस्थान में टेट्रा पैक संयंत्र जयपुर में जिले में है, यानी कि राजस्थान में टेट्रा पैक संयंत्र जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत NDDB के दौरान ऑपरेशन फ्लड में से 1970 में हुई थी, यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत NDDB के द्वारा ऑपरेशन फ्लड से 1970 में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य उद्देश्य था, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना, किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना, ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना, इसके प्रमुख उद्देश्य थे। फिर से मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूध का उत्पादन को बढ़ावा देना, जिसे हम दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना कहते हैं, किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना, ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना, इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब आया था? तो 1970 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण 1 जुलाई 1978 से प्रारंभ होकर 1985 तक चला था। ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण 1985 से 1996 तक चला था। फिर से ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला था। कब कब चला था? तो एक तो 1970 ईस्वी में प्रथम चरण चला था, दूसरे नंबर पे आपका 1978 तक चला था, यानी कि 8 वर्ष चला था। फिर उसके बाद 1978 से 1985 तक चला था दूसरा चरण। फिर तीसरा चरण जो है 1985 से लेके फिर दूसरा चरण 1970 में शुरू हुआ था पहला चरण, ठीक,
पहला चरण 1970 से 1978 तक चला था, फिर दूसरा चरण 1978 से 85 तक चला था। ठीक, कितना था? 78, 7 वर्ष था। पहले नंबर पे कितना था? तो पहले नंबर पे 8 ईयर था, दूसरे नंबर पे 7 ईयर था। फिर तीसरा चरण कब चला था? तो 1985 से 1996 कितना साल का था? तो ये दूसरा चरण था वो जो है 85 तक 90, 11 वर्ष का था। यानी कि पहले में 8 का गैप था, दूसरे में 7 का गैप था, फिर तीसरे में 11 का गैप था। नेक्स्ट, सपरेटा दूध, जिसे हम स्किम्ड मिल्क के नाम से जानते हैं, इसमें फैट की मात्रा कितनी होती है? तो 0.5% से कम होती है। जबकि इसमें एसएनएफ, जिसे हम सॉलिड नॉट फैट के नाम से जानते हैं, 8.7% तक पाया जाता है। टोन्ड मिल्क में फैट की मात्रा 3% से कम होती है और सॉलिड नॉट फैट की मात्रा इसमें कितनी होती है? तो 8.5% तक। डबल टोन्ड मिल्क में फैट की मात्रा आधी हो जाती है, कितना? तो 1.5% तक। जबकि एसएनएफ में कितनी, एसएनएफ की मात्रा जो होती है वो 9% हो जाती है। नेक्स्ट, विभिन्न पशुओं के दूध का औसत संगठन। एक तरफ एनिमल दिया, दूसरी तरफ उसका वाटर परसेंटेज दिया, तीसरी तरफ फैट परसेंटेज दिया है, चौथी तरफ प्रोटीन परसेंटेज दिया है, लास्ट में जो है लैक्टेज का परसेंटेज दिया है। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? 87.10% होता है। गाय के दूध में फैट की मात्रा 3.82% तक होता है और गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.58% होता है और गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.96% होता है। भैंस के दूध में पानी की मात्रा 82.76% होता है। फैट यानी भैंस के दूध में फैट की मात्रा 7.38% तक होता है। भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.60% तक पाई जाती है और भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, 5.48% तक पाई जाती है। बकरी के दूध में पानी की मात्रा 87% होती है और फैट की मात्रा इसमें 4.25 होता है। प्रोटीन की मात्रा 3.52% तक होता है। लैक्टोज की मात्रा 4.27% तक होता है। भेड़ के दूध में पानी की मात्रा 80 से 80.50% तक होता है। फैट की मात्रा इसमें 7.90% तक होता है। प्रोटीन की मात्रा 5.20% तक होता है। दूध की मात्रा इसमें, दुग्धम की या फिर लैक्टोज की मात्रा 4.60% तक इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है मिल्क प्रोडक्शन। अगला हेडिंग है मिल्क प्रोडक्शन। पहले नंबर पे दिया है मिल्क। स्वस्थ पालतू यानी कि स्वस्थ पालतू मादा पशुओं से, फिर से, स्वस्थ पालतू मादा पशुओं से वश जनन के 15 दिन पूर्व एवं 15 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टीरियल चरण प्राप्त होता है उसे दूध या फिर मिल्क कहते हैं। पूर्ण दूध में न्यूनतम 3.5% फैट व 8.5% तक फैट रहित सॉलिड नॉट फैट पाया जाता है। फिर से, कंप्लीट मिल्क में न्यूनतम या फिर मिनिमम फैट की मात्रा 3.5% तक होती है और एसएनएफ की मात्रा 8.5% तक होती है कंप्लीट दूध में। नेक्स्ट है दूध एल्वियो यानी दूध एल्वियोलाई सेल में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है। फिर से, दूध जो होता है एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है। मिल्क लेट डाउन या फिर दूध का उतरना की क्रिया अडर सिस्टन कोशिकाओं द्वारा होती है। यानी कि मिल्क लेट डाउन या फिर दूध की उतरने की क्रिया अडर सिस्टन कोशिकाओं द्वारा होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पशुओं में दूध उतारने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पशुओं में दूध उतारने में मदद करता है। अगला है हेडिंग क्या है? तो कंपोजिशन ऑफ मिल्क यानी दूध का संगठन। दूध में पानी यानी कि पानी पहले नंबर पे दिया है। मिल्क कंपोजिशन यानी मिल्क कंपोजिशन, तो इसमें पहले नंबर पे पानी दिया है। दूध में औसतन पानी की मात्रा 80 से 90% तक होती है, जो पशु की जाति भेड़ में 80% तक होती है, गाय में 87% तक होती है, भैंस में 82.20% तक होती है तथा बकरी में 87% पर होती है, पर निर्भर करती है। यानी कि किस पे? तो पशु की जाति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे फैट। दूसरे नंबर पे दिया है फैट। दूध का सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव आपका फैट होता है। यह दूध में सस्पेंशन या फिर गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। गोलिकाओं मतलब ग्लोब्यूल्स के रूप में, यानी सस्पेंशन या फिर ग्लोब्यूल्स के रूप में पाया जाता है। दूध का मूल्य निर्धारण वसा द्वारा किया जाता है, यानी कि दूध का
वैल्यू डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दूध का वैल्यू डिटर्मिनेशन जो होता है वो उसमें उपस्थित फैट के द्वारा किया जाता है। भेड़ के दूध में औसतन सर्वाधिक 7.9% फैट पाई जाती है, यानी कि भेड़ के दूध में औसतन 8% तक फैट की मात्रा पाई जाती है। 1 ग्राम फैट के दहन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 किलोग्राम यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कितना? तो 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी केवल प्राप्त होती है। फैट में नेक्स्ट है, फैट में वसा में एडेक विटामिन घुले रहते हैं, यानी कि फैट सेलुबल विटामिन कौन से होते हैं? तो एडेक। नेक्स्ट है, जबकि तथा वसा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो फैट का अपेक्षिक घनत्व 0.93 पर होता है, यानी कि फैट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो 0.93 होता है। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो औसतन प्रोटीन की मात्रा गाय में कितनी होती है? तो 3.5% तक होती है। भैंस में कितनी होती है? तो 3.6% तक होती है, तथा भेड़ में 3.5% तक पाई जाती है। दूध प्रोटीन के रूप में या फिर मिल्क यानी कि मिल्क प्रोटीन के मुख्य भाग कैसीन 80% तक, यानी कि दूध प्रोटीन के मुख्य भाग केसीन 80% तक, एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन है, यानी कि फिर से दुग्ध प्रोटीन के मुख्य भाग का 80% केसीन एवं एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है। फिर से दूध प्रोटीन के मुख्य भाग केसीन 80% तक होता है, फिर उसके बाद एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन है, यानी कि जितना भी दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसमें से केवल 80% भाग में केसीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है एंड ग्लोबुलिन होता है। दूध में 0.5% तक नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है। फिर से दूध में 0.5% तक नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है। दूध में प्रोटीन कोलाइड्स के रूप में पाई जाती है, यानी कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कोलाइड्स के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन का निर्धारण जेल डाल मेथी या फिर पाइनेस मेथड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है, यानी कि लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। फिर से लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। नेक्स्ट है लैक्टोज जो होता है वो स्केलेट्रिक क्या है? तो स्केलेट्रिक है ग्लूगुलेला, यानी इसके लिए ट्रिक क्या है? ग्लूगुलेला होता है। ठीक, यानी कि ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक बनाए हैं हम, गर्लफ्रेंड साहिबा ग्लूलेला से मग्गा फोड़ो, गर्लफ्रेंड साहिबा ग्लूलेला से मग्गा फोड़ो, इसी से हमारा सब निकल के चला आएगा। ग्लूकोज क्या कहते हैं, माल्टोज भी निकल के चला आएगा एंड लैक्टोज भी निकल के चला आएगा। फिर उसके बाद लैक्टोज भी, माल्टोज भी और ग्लूकोज, लैक्टोज निकल के चला आएगा इस ट्रिक से। फिर उसके बाद माल्टोज भी निकल कर चला आएगा और गर्लफ्रेंड साहिबा सुक्रोज भी निकल के चला आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज व गलैक्टेज से बनी डाइसेक्राइड्स है। दूध की मुख्य शर्करा लैक्टोज कहलाती है। दूध में सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है, यानी कि लैक्टोज जो होता है वो दूध में सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है, जबकि इसके पहले क्या था? तो जो दूध में प्रोटीन होती है वो कोलाइड्स के रूप में पाई जाती है, जबकि दूध में लैक्टोज जो होता है वो किसके कारण कैसे सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है। लैक्टोज दुग्ध शर्करा दूध में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव होता है, यानी कि लैक्टोज जो होता है या फिर लैक्टोज या फिर जो जिसे हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, दूध में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव होता है, लेकिन फैट जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में घटने बढ़ने वाला अवयव होता है। नेक्स्ट है, परंतु यह दूध में अस्थिर होती है क्योंकि जीवाणु इसे किण्वित कर लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। परंतु यह दूध में अस्थिर होती है क्योंकि जीवाणु इसे किण्वित कर लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया, 1 ग्राम लैक्टोज के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि 1 ग्राम लैक्टोज के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.9% तक, भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा 5.4% तक और मानव के दूध में लैक्टोज की मात्रा 6.9% तक पाई जाती है। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में लैक्टोज जो होता है वो 5% तक पाया जाता है, इसलिए इसका दूध जो होता है वो मीठा होता है। नेक्स्ट है मिनरल्स।
इसमें मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, यानी कि दूध में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसकी मात्रा दूध में 1% से कम पाई जाती है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की ही मात्रा दूध में 1% से कम पाई जाती है। दूध में खनिज लवण सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं, यानी दूध में खनिज लवण सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। दूध में लोहा तत्व की कमी पाई जाती है, दूध में आयरन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन दूध में दोनों प्रकार के विटामिन फैट सोल्यूबल एडेक एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन B, C पाए जाते हैं। दूध विटामिन C का कमज़ोर साधन है, यानी कि पाया जाता है, यानी विटामिन C पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में विटामिन C की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है एंजाइम्स क्या होते हैं, तो दूध में लाइपेज, फास्फेटेज, प्रोटीएज, लैक्टेज, एमाइलेज नामक एंजाइम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फिर से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो दूध में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, फास्फेटेज एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीएज एंजाइम पाया जाता है, लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है, माइलेज नामक एंजाइम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दूध के भौतिक गुण। अगला हेडिंग है दूध के भौतिक गुण। दूध का रंग सफ़ेद होता है तथा गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। दूध का pH मान 6.4 से 6.7, दूध का बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट -0.53 से -0.55 तथा दूध का अपेक्षित घनत्व -1.028 से लेकर 1.032। ताजे दूध में अम्लता 0.12 से लेकर 0.16% तक होती है। नेक्स्ट है दूध का गाढ़ापन, जिसे हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, 1.5 से 2 सेंटीमीटर पॉइज होती है, यानी कि 1.5 से 2 सेंटी पॉइज होती है। दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक पशु की नस्ल, पशु का आहार, पशु की जाति, ब्यात की अवस्था, ऋतु परिवर्तन, पशु की आयु तथा पशु स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। फिर से एक बार और देख लेते हैं दूध के फिजिकल गुण, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है तथा गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। दूध का pH मान जो होता है वो 4.6 से लेके 6.7 होता है। एग्जैक्ट कितना होता है, तो एवरेज इसका 6.6 होता है। दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दूध का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो -0.53 से लेकर -0.55 के बीच में होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो ताजे दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है, यानी दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 1.28 से लेके 1.028 से लेके 1.032 के बीच में होता है। ताजे दूध में अम्लता जो होती है वो 0.12 से लेके 0.16% तक या फिर 1200 से 1600 ppm मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है दूध का गाढ़ापन, जिसे हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, 1.5 से लेकर 2 सेंटी पॉइज होती है। दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक में आपका पशु की नस्ल होती है, पशु का आहार होता है, पशु की जाति होती है, ब्यात की अवस्था होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, पशु की आयु तथा पशु स्वास्थ्य होता है। नेक्स्ट मिल्क प्रोसेसिंग। अगला हेडिंग है मिल्क प्रोसेसिंग, पास्चुराइजेशन, जिसे हम निरोगन करना होता है। पास्चुराइजेशन की उत्पत्ति लुईस पास्चर ने की थी, यानी कि पास्चुराइजेशन की उत्पत्ति किसने किया था, तो पास्चुराइजेशन की उत्पत्ति लुईस पास्चर ने किया था। पास्चुराइजेशन से दूध के 99% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु जीवाणु के स्पोर जीवित रहते हैं। फिर से पास्चुराइजेशन से दूध के 99% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु जीवाणु के जो स्पोर्स रहते हैं वो जीवित रहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापक्रम पर रखकर उसमें उपस्थित हार्मफुल जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे दूध में क्लोन की क्रिया नहीं होती है और लंबे समय तक दूध सुरक्षित बना रहता है। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन की विधियाँ। इसमें 2 विधियाँ होती हैं, कितनी विधियाँ, 3 विधियाँ होती है। एक तो आपका LTT मेथड होता है, दूसरा HTST मेथड होता है, तीसरा आपका UHT मेथड होता है। 3 ही मेथड है किसकी, तो पास्चुराइजेशन की विधियाँ। तो पहले नंबर की पास्चुराइजेशन की विधियाँ हैं निम्न ताप लंबे समय के लिए, यानी कि लो टेम्परेचर लो टाइम। LTD का मतलब होता है लो टेम्परेचर लो टाइम, ठीक। इसे होल्डिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे धारण विधि या फिर होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। इस विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या फिर 145 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है उच्च तापमान
अल्पकालीन विधि जिसे हम HT मेथड के नाम से जानते हैं, इसी को हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के नाम से जानते हैं। इस विधि को कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं। इस विधि में दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 160 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर 15 सेकेंड तक गर्म करके ठंडा करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जिसे हम UHT मेथड के नाम से जानते हैं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जिसे हम UHT मेथड के नाम से जानते हैं, इस विधि में दूध को 135 से 149 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 से 5 सेकेंड तक गर्म करने के बाद तुरंत इसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। अगला मेथड है स्टरलाइजेशन, जीवाणु रहित करना। अगला मेथड है स्टरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है जीवाणु रहित करना। पास्चुराइजेशन में केवल हार्मफुल बैक्टीरिया मरते हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें बने रहते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन में जो होता है वो सभी प्रकार के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। पास्चुराइजेशन जो प्रक्रिया होती है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे किया जाता है, जबकि स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टरलाइजेशन के बारे में। इस मेथड का प्रमुख उद्देश्य दूध में उपस्थित सभी प्रकार के हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणु को नष्ट करना है। इस विधि में दूध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं। यह क्रिया करने के बाद दूध का दही नहीं बनता है, दूध का किण्वन नहीं होता है, यानी कि फर्मेंटेशन, यानी कि जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो दूध का फर्मेंटेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट है चिलिंग, यानी कि दूध का अवशीतन, जिसे हम चिलिंग यानी कि चिलिंग ऑफ मिल्क। दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूरस्थ गांवों की डेयरियों पर थोड़े समय 10 से 12 घंटे के लिए संग्रहित करना चिलिंग कहलाता है। फिर से दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूरस्थ गांवों की डेयरियों पर थोड़े समय 10 से 12 घंटे के लिए संग्रहित करना चिलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है होमोजेनाइजेशन, दूध का समांगीकरण, यानी कि होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क, या फिर इसी को हम दूध का समांगीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया में दूध की वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि दूध के ऊपर क्रीम की परत एकत्रित हो तथा वसा दूध में समान रूप से उपस्थित रहे। इसी को हम होमोजेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दूध दोहन की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? तो दूध दोहने की निम्नलिखित विधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पहले नंबर पे आता है नकलिंग मेथड, दूसरे नंबर पे आता है स्टीपिंग मेथड, तीसरे नंबर पे आता है फेस्टिंग मेथड, इसी को हम फुल हैंड मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि होती है आपका फेस्टिंग मेथड। नेक्स्ट है मशीन द्वारा, मशीन द्वारा भी किया जाता है, तो मशीन में आपका सिंगल यूनिट प्रयोग करते हैं, दूसरे नंबर पर डबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्वालिटी कंट्रोल इन मिल्क, यानी कि मिल्क का क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि फिर से क्वालिटी कंट्रोल इन मिल्क, मिल्क में क्वालिटी कंट्रोल, या फिर दुग्ध गुड़ नियंत्रण हेतु परीक्षण, ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण, आँख से देखकर व नाक से सूंघकर कुछ हद तक शुद्धता का पता लगाया जाता है। पानी मिले हुए दूध या क्रीम निकले हुए दूध का रंग हल्का नीला होता है। पानी मिले हुए दूध या क्रीम निकले हुए दूध का रंग हल्का नीला होता है। दूसरे नंबर पे क्या दिया है? तो दूसरे नंबर पे टेस्ट दिया है COB टेस्ट, जिसे हम क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। उबालने पर फटना परीक्षण, यानी कि उबालने पर फटना परीक्षण। क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, उबालने पर फटना परीक्षण। COB परीक्षण दूध में खींच की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कभी कभी दूध की अम्लता 0.32 तक हो जाती है तो दूध उबालने पर फट जाती है। फिर से COB परीक्षण दूध में खींच की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि COB टेस्ट का प्रयोग जो होता है दूध में खींच की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कभी कभी दूध की अम्लता 0.32 तक हो जाती है तो दूध उबालने पर फट जाता है। 0.12 से 0.14 के बीच में रही, यानी 0.12 से लेकर 0.16 तक रहेगा तो सही है। लेकिन यही वैल्यू जब दोगुना हो जाती है, यानी कि यही वैल्यू जब दोगुना हो जाती है, यानी कि 0.32 हो जाती है, तब जब हम दूध उबालते हैं तो फट जाता है। तीसरे नंबर पर आता है दूध में अम्लीयता, स्वाभाविक अम्लीयता, यानी कि नेचुरल एसिडिटी, यानी कि दूध में अम्लीयता, जिसे हम पहले नंबर पे दिया है स्वाभाविक अम्लीयता, या फिर इसी को हम नेचुरल एसिडिटी के नाम से जानते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम एल्यूमिन केसिन साइट्रेट एवं फास्फोरस के कारण होती है। यानी कि जो नेचुरल एसिडिटी होती है या फिर स्वाभाविक जो अम्लीयता होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड एल्ब्यूमिन केसिन
साइट्रेट एवं फास्फोरस के कारण होती है। विकसित अम्लता जिसे हम डेवलप्ड एसिडिटी के नाम से जानते हैं, लैक्टोज के किण्वन के कारण लैक्टिक अम्ल में बदलने से होती है। यानी कि जो डेवलप्ड एसिडिटी होती है लैक्टोज के किण्वन के कारण लैक्टिक अम्ल में बदलने से होती है। नेक्स्ट दिया है चौथे नंबर पर, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना या फिर रिलेटिव डेंसिटी, यानी दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना जिसे हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर में 0 से लेकर 40 तक ऊपर से नीचे की ओर निशान या फिर मार्क होते हैं। ताजे दूध में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण तुरंत दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं करते हैं। फिर से, ताजे दूध में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण तुरंत दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, लैक्टोमीटर में दूध का मापन अर्धचंद्रक में ऊपरी तल को पढ़ना चाहिए। यानी लैक्टोमीटर में दूध का मापन अर्धचंद्रक में ऊपरी तल को पढ़ना चाहिए। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 होता है। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032 होता है। यानी कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से लेके 1.030 तक होता है, जबकि भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.030 से लेके 1.032 तक होता है। जबकि वसा का अपेक्षित घनत्व 0.83 होता है और कोलेस्ट्रॉल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो 0.34 होता है। जबकि सीमेन का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो सीमेन का अपेक्षित घनत्व 0.36 होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा या फिर स्कीम क्रीम निकालना दूध की मिलावट करने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाती है। फिर से, शुद्ध दूध में पानी या फिर सेपरेटा क्रीम निकालने पर दूध की मिलावट करने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाती है। फिर से, शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा या फिर क्रीम निकालना सेपरेटा दूध की मिलावट शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा दूध की मिलावट करने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अम्लीयता परीक्षण जिसे हम एसिडिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। ताजे दूध में अम्लीयता जो होती है वो 0.12 से लेकर 0.36 16% तक होती है। ठीक, ताजे दूध का पीएच मान 6.7 होता है या फिर 6.66 भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अम्लीयता परीक्षण। अम्लीयता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है तो नॉर्मलिटी/9 सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार द्वारा ज्ञात करते हैं। फिर से, अम्लीयता परीक्षण यानी दूध के अम्लीयता का परीक्षण जो होता है वो N/9 सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार द्वारा ज्ञात करते हैं। अम्लीयता प्रतिशत बराबर होता है N/9 सोडियम हाइड्रोक्साइड (ml/0.01 मिल्क ml में ×100। नेक्स्ट हेडिंग, दूध की अम्लीयता ज्ञात करने के लिए पेट्री प्लेट में 1 मिली फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर काम में लेते हैं। यानी कि दूध की अम्लीयता ज्ञात करने के लिए पेट्री प्लेट में 1 मिली फिनोल्फ्थेलिन सूचक इंडिकेटर काम में लेते हैं तथा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलाने पर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। वह बिंदु अम्लीयता का पाठ्यांक होता है तथा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलाने पर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। वह बिंदु अम्लीयता का पाठ्यांक होता है। 6वें नंबर पे दिया है फैट टेस्ट। फैट टेस्ट का मतलब क्या होता है तो फैट टेस्ट का मतलब होता है दूध का वसा परीक्षण ब्यूटाइरोमीटर से गड़बड़